साहब, अख्तर साहब, आरजेडी के एमएलसी ने कारी सोहेब साहब ने कहा है कि आपको ओढ़नी में ये कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, आपने इनको पैसे पे दिए। इसके माने हमारे इस बेचारे कैंडिडेट को वो कैंडिडेट नहीं समझ रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। किस वजह से? उसकी बिरादरी की वजह से, या उसके चेहरे की दाढ़ी की वजह से, या उसकी टोपी की वजह से। गुलाम मुर्तजा अंसारी के सर पर टोपी है, टोपी रहेगी। जो लोग अपने टोपी का सौदा करके दोस्ती की चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोगों के सवाल का जवाब देना वो ज़रूरी नहीं है। मुकाबला किससे है सर? देखिए, ये सभी लोग लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, सरकार के लिए। हम लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। हमारी लड़ाई सीधे सीधे जाके सिस्टम से है। जो भी जालिमाना सिस्टम में है, मेरी लड़ाई उन तभी ताकतों के साथ है। कारी साहब ने एक और बात कहा है कि गोपालगंज में बीजेपी की जीत के बाद AIMM के ऑफिस से पटाखे फूटे। अच्छा, उस बेचारे को देखो, वो बेचारा वार्ड का इलेक्शन भी लड़ पाया है बेचारा। क्या वो सदक़े में बेचारा जीता है, तो जिसके सदक़े मिले हैं उनको उनकी चापलूसी तो करना बेचारे की मजबूरी है। वो नहीं करेगा बेचारा तो आगे का क्या होगा बेचारे का? इसलिए उस बेचारी की मजबूरी है कहना। लेकिन जानते हो क्या है, जब राजद के और इसके कांग्रेस के जब माइनॉरिटी के लोग हम लोगों से मिलते हैं, MLAs लोग, कहा कि भाई साहब आप लोग तो आके हमारी इज्जत बढ़ा दिए हैं। आप लोग नहीं थे तो हमारी कुर्सियाँ पीछे रहती थी। जब से आप लोग आए हैं तो अब ज़रा आगे भी बैठने की जगह हम लोग को मिल रही है। हम लोग तो हैंडल पर बैठ गए थे, टूल पर बैठ गए थे, अब कुर्सियाँ हम लोग को मिल रही हैं। आप लोग मैदान में डटे रहिए। और ये भी कहें कि अगर आप लोग नहीं लड़ते गोपालगंज में तो पार्टी हम लोग को पूछती भी नहीं, लेकिन पार्टी खुशामद करवा के भेज रही है। हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो हम लोग का एहसान का तज़किरा करते हैं, लेकिन चूंकि स्टेज पे आके जब तक हमको गाली नहीं देंगे तो वफादार कैसे कहलाएंगे? उस बेचारे को तो टिकट की भी मजबूरी है और उसको नॉमिनेशन की भी मजबूरी है। लेकिन MIM में ईश्वर के दया से न टिकट की मजबूरी है न किसी के नॉमिनेशन की मजबूरी है। इसलिए सच्ची बात कहने के लिए आदमी को ज़रा सा ईसार, कुर्बानी और जज्बा होना चाहिए। सच कहना सबके हक का रोग नहीं, सबके बस का रोग। जो अब्दुल बारिक सिद्दीकी है, उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाहर के लोग हैं, ये लोग ठगने आए हैं और यहाँ के मुसलमानों को गुर्बत बनाने के लिए। जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन है, सोनिया गांधी क्या दरभंगा में उनके परिवार की वो कोई है क्या? कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। उनको तो अभी चोट लगी है कि उनको जिस पार्टी का जिसका झंडा लेके फिर रहे हैं उन्हीं के लोगों ने तो उनको हराया है। अरे हम लोगों के वजह से ज़रा सा इन बुजुर्गों की थोड़ी सी वो हो रही है। ये बेचारे लोग असल कहते क्या हैं, तकरीर करने के लिए जब उठते हैं तो उनको कहा जाता है कि अगर माइनॉरिटी को, MIM को गाली नहीं दीजिएगा तो समझिए कि पार्टी में नहीं रह पाइएगा। डर के हमारे बेचारा सब बोलता है सब। इशारों में तेजस्वी जी ने कहा है कि 8 तारीख के बाद दिखेंगे नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, वो तो अब वो कहाँ आगे में दिखेंगे? मैं तो साफ बात कहता हूँ कि लालू जी का आदर करते हैं। लालू जी का विचार और तेजस्वी जी के विचार में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लालू जी के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लालू जी अगर मजबूती होते अभी इस वक्त शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, हमारी पार्टी को नहीं तोड़ते वो, चूँकि उनको माई के समीकरण का एहसास था। लेकिन तेजस्वी जी अब ये A to Z के नेता हो गए हैं। A to Z का मतलब हम लोग कहते हैं, माई का मतलब 2 खंभों पर झोपड़ी खड़ी, वो लालू की राजनीति थी। और A to Z की राजनीति, ये राजनीति है तेजस्वी जी की। यानी 26 खंभों पर महल खड़ा है, ये खंभा माई का टूट भी जाए, ये खंभा दलित का टूट भी जाए, उसके महल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो बड़े नेता हो गए हैं, बड़े लोगों के नेता हो गए। शहाबुद्दीन की पत्नी को हेना साहब को यानी दरकिनार किया गया, क्या ये आप देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बेवा के साथ, बेवा और यतीमों के साथ लोगों का सलूक हमदर्दी का होता है। लोग कहते हैं कि लालू जी, राबड़ी जी की हुकूमत बनाने में बड़ा रोल था इनका, शहाबुद्दीन साहब का एक एहसान था। और नीतीश जी को नहीं मुख्यमंत्री बनने का बड़ा वो था, तो नीतीश जी को जो मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो नीतीश जी को जो करना था उसने किया। लेकिन जिस पर एहसान किया वो शायद एहसान का बदला नहीं चुका सके होंगे, जैसा कि लोग बोलते हैं। तो मामला ये है कि हम लोग तो उस बेवा के साथ हर को हमदर्दी होनी चाहिए, बेवा और यतीम के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उनको मुकाम दिया जाना चाहिए। अब न जाने राजद के यहाँ क्या मामला है, यूजन थ्रो का मामला है, वो हम लोग उनके परिवार का मामला है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आम जनों को इससे दुख है मेरे यार। महागठबंधन लगातार कहती है कि मेरे
मैंने जितना मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है हाँ। उतना किसी पार्टी ने नहीं दी। तो सुन लो जरा सा, उससे ज्यादा आप सुन लो जरा सा। जब महागठबंधन की हुकूमत बनी थी 2015 में 41% वोट हासिल किए थे। 41% में 18%, 17% वोट माइनॉरिटी का था और 17% में और 24% में 24% वोट नॉन माइनॉरिटी का था। 24% में 25 वजीर बने थे, 34 वजारतें उनके पास थी और 17% वालों के पास 4 वजारतें थी और कब्रिस्तान की वजारत, गन्ने की वजारत, शराब की वजारत, काम की एक भी वजारत नहीं। और आज भी अगर 4 से 5 मंत्री बना है तो MIM के दबाव से बना है, लेकिन फिर भी डंडी मारी हुई है कि 5 मंत्री जो माइनॉरिटी का है उनका बजट 6,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं और अकेले तेजस्वी जी के पास 52,000 करोड़ का बजट है। तो माइनॉरिटी को क्या दिया? माइनॉरिटी को ये दिया कि 80,000 उर्दू स्कूलों में उर्दू के टीचर की जगह खाली है और 12,000 उर्दू का क्वालिफाइड बच्चे, एग्ज़ाम क्वालिफाइड बच्चे वो डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हुई। उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है ना? माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप का भी बुरा हाल है। वक्फ बोर्ड का बुरा हाल करके रख दिया गया है। माइनॉरिटी के कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई। माइनॉरिटी की बेटी यहीं पर गुलनाज मरी जाती है, जलाकर मारी जाती है और पटने में मेडिकल PMCH में सिसक से कर दम तोड़ती है। देखने के लिए वो ऐसे नहीं जा सकते। यहीं पर गुलनाज सरोवर को उनके जुल्फों को पकड़कर उसे नंगा करके उनको दिन को मारा गया। नेता की जबान खुल नहीं सकी, लेकिन वही गोपालगंज में जब एक हादसा हुआ तो पैदल चलने के लिए तैयार हो गए। यही माइनॉरिटी को मिला है, माइनॉरिटी को यही मिला है और माइनॉरिटी ये इंसाफ चाहती है कि मेरा जितना वोट है मुझको उतना हिस्सा दो। लास्ट और आखिरी सवाल ले लेते हैं। महागठबंधन तो लगातार कह रहे हैं ना सर 1-2 सीट जीत करके कौन से सरकार में आ जाएंगे सर? सवाल ये पैदा होता है, अब उनसे बोल दो कि सरकार में नहीं आएंगे तो जमहूरियत का खात्मा कर देंगे क्या? मतलब कुल ऐलान है क्या? देखो एक बात सुन लो, एक चना भार नहीं फोड़ सकता, एक चना आँख जरूर फोड़ सकता है। चलिए शुक्रिया।